हाय एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक हमारे लॉ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिसका नाम है स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी का क्वेश्चन पेपर में ना आए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, और ये आपके हर एग्ज़ाम में, चाहे वो क्लैट का एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको उसके लिए प्रिपेयर करना ही करना है। स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी अपने आप में एक लैंडमार्क क्वेश्चन है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि लायबिलिटी आपके ऊपर बनेगी ही बनेगी, और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब बनती ही बनती है। कई बार क्या होता है कि एक इंसान ना चाहते हुए भी गलती कर बैठता है, मतलब उसकी गलती नहीं भी है, उसने गलती नहीं भी की, बट फिर भी उसको लायबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है, उसको हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। देखा जाए तो दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी 18th सेंचुरी का पुराना केस है, और एब्सोल्यूट लायबिलिटी आज के टाइम के मॉडर्न केसेस में अप्लाई होता है। बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी 1868 में शुरू हुई थी। ये बहुत ही फेमस इंग्लिश लॉ का रूल था। इस रूल के अंदर एक केस, बड़ा ही फेमस केस है, रेलेंस वर्सेस फ्लेचर केस। रेलेंस वर्सेस फ्लेचर का जो केस था, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस माना जाता है। इसमें क्या था, डिफेंडेंट जो था वो लायबल था फॉर द हार्म। जो डिफेंडेंट था उसने ना चाहते हुए जो प्लेंटिफ है उसका नुकसान कर दिया था। उसकी इंटेंशन नहीं थी और ना ही उसकी कोई नेग्लिजेंस थी, बट फिर भी उसको लायबल समझा गया। क्यों समझा गया उसके बारे में बात करेंगे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सारी की सारी गलती फ्लेचर की डाली। यहाँ पर रेलेंस वर्सेस फ्लेचर का केस है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि रेलेंस वर्सेस फ्लेचर दो पर्सन थे, जिनका जो रेलेंट था उसने उसका माइंस का काम था। उसके ज़मीन के नीचे कुछ माइंस बनी हुई थी, और फ्लेचर जो था उसने अपना एक काम शुरू किया था जिसके लिए उसको पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती, तो उसने एक नीचे रिजर्वॉयर बनाया था। अब रिजर्वायर का उसने ठेका दिया था एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को। अब जब उसने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया तो उसने देख लिया था कि नीचे कहीं ना कहीं माइंस डली हुई हैं किसी की, बट उसने उसको इग्नोर किया, और फिर भी उसने जो रिजर्वायर था वो बना दिया विदाउट एनी कवरेज ऑफ दैट माइंस। उसने उस माइंस का ध्यान नहीं रखा, ना ही किसी को इन्फॉर्म किया। उस केस में इन्होंने क्या किया, वो रिजर्वायर का जब काम शुरू हुआ तो वो धीरे धीरे पानी जो रेलेंट है उसकी माइंस में चला गया, जिसकी वजह से रेलेंट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब रेलेंट्स का जब नुकसान हुआ तो उसको गुस्सा तो लाजमी आएगा। उसने फ्लेचर को कोर्ट में सू कर दिया। अब उसने जब उसके ऊपर केस डाला तो फ्लेचर ने कहा कि मेरी तो इसमें कोई गलती ही नहीं है, मैं क्यों हर्जाना भुगतूंगा इस चीज़ का जब मैंने कोई गलती की ही नहीं। अब सारी की सारी गलती तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की है, तो आपको उसको पकड़ना चाहिए। अब इस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और सारी की सारी लायबिलिटी जो है वो फ्लेचर के सिर पे डाल दी। क्योंकि पहले तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये अनइंटेंशनल था, मगर बाद में कंक्लूजन ये आया कि ये केस है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, और नुकसान तो रेलेंट का हुआ ही हुआ है, और इसमें टॉर्ट को कंसिडर किया जाएगा, और इंजरी बेशक अनइंटेंशनल है बट लायबिलिटी जो है वो डिफेंडेंट की मानी जाएगी। अब इस केस के पूरा होने के बाद में 3 एसेंशियल्स आए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के, कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी तब मानी जाएगी जब 3 चीज़ें या 3 कंडीशंस फुलफिल होंगी। नंबर 1, एक तो डेंजरस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि उसने उधर उसकी माइंस थी और इधर इसका रिजर्वॉयर था, तो रिजर्वॉयर का पानी वहाँ के लिए डेंजरस था, तो डेंजरस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, चीज़ निकल के आपकी एस्केप हो रही है, मतलब उसका पानी जो एस्केप हुआ, अगर वो एस्केप ना हुआ होता तो वो कहीं लायबल नहीं होता, तो वहाँ पर एस्केप होना ज़रूरी है। और तीसरा कि नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड होना चाहिए। नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड का मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज़ जो नेचुरली उस लैंड में नहीं थी, बट वो बाद में जो है उस लैंड में डाली गई, जैसे रिजर्वॉयर बनाया गया। तो तीनों ही सिचुएशन इस केस में अप्लाई होती हैं। यहाँ डेंजरस चीज़ भी थी, एस्केप भी हुआ, और नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड भी था। तो इस केस में तीनों एसेंशियल्स पूरे होते हैं, इस वजह से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस लगता है। बट इस केस के बाद कुछ डिफेंसेस भी दिए गए कि अगर कल को कोई ऐसी चीज़ होती है कि इन तीनों में से कोई चीज़ ना अप्लाई हो, कोई सिचुएशन ना अप्लाई हो, जैसे सपोज एस्केप नहीं हुआ, तो एस्केप नहीं हुआ उस केस में आप सू नहीं कर सकता, जो प्लेंटिफ है वो सू नहीं कर सकता। सपोज इसका एक एग्जाम्पल था, बहुत ही एक अच्छा केस है पॉइंटर वर्सेस नोक्स का, जिसमें कि जो एक प्लेंटिफ है उसके यहाँ पर जहरीले पेड़ थे, और उसके जो डिफेंडेंट के यहाँ पर जहरीले पेड़ थे, और जो प्लेंटिफ था
उसके घोड़े ने जाके उसके पेड़ जो है जहरीले पेड़ खा लिए और जिससे कि वो बीमार पड़ गया या उसकी डेथ हो गई, तो उस केस में वो उसको सू नहीं कर सकता क्योंकि उसके पेड़ उसकी जगह पर नहीं गए थे, उसका घोड़ा खुद निकल के गया था, तो उसको कोई राइट नहीं है कि वो उसके पेड़ों के लिए उसको सू कर सके क्योंकि एस्केप नहीं हुआ। ऐसे ही दूसरा डिफेंस है एक्ट ऑफ गॉड का। अगर एक्ट ऑफ गॉड मतलब कोई ऐसा कुछ हो जाता है कि कोई लैंडस्केप आ जाता है और उसकी वजह से कोई पेड़ गिर गया या कुछ नुकसान हुआ, तो उसमें जो है वो लाइबिलिटी नहीं मानी जाएगी सामने वाले की। इसके अलावा अगर कॉमन कॉन्सेंट है, दोनों का आपस में कोई कॉमन कॉन्सेंट से कोई चीज़ बनी है और उससे कोई नुकसान हो गया, तो उसमें भी लाइबिलिटी को कंसिडर नहीं माना जाएगा। और इसके अलावा कोई स्टैच्यूटरी कोई एक्ट है, मतलब गवर्नमेंट ने कोई एक्ट किया है, जैसे कोई फ्लाईओवर बनाते हुए कुछ नुकसान हुआ है या ब्रिजेस बनाते हुए कोई नुकसान हुआ है, तो उसमें भी लाइबिलिटी किसी की नहीं समझी जाएगी। और भी बहुत सारी डिफेंसेस हैं इसके अंदर जो कंसिडर किए जाते हैं कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में ये डिफेंस मिल जाएंगे आपको। इसके बाद एक केस आया बहुत ही फेमस जिसका नाम था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसके बाद से एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का केस माना जाने लगा। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी तो थी बट उसके बाद MC मेहता वर्सेस आपके यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस आया, उसमें एक केमिकल फैक्ट्री थी जिसमें से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है एक बार रात को रिलीज़ हो गई, जबकि उस फैक्ट्री में उस रात को बहुत सारे वर्कर 2-2.5 हज़ार वर्कर्स सो रहे थे। और बाद में जब चेक पे पता चला तो उसके जो सेफ्टी कंट्रोल्स थे वो सारे के सारे ख़राब पड़े हुए थे। कोई वहाँ पर जो कहते हैं कि जो सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं वो बहुत ही लापरवाही के साथ इस्तेमाल हो रहे थे, वहाँ कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, जिसकी लापरवाही की वजह से ही ये जो इंसिडेंट हुआ था वो हुआ। और ये इतना ख़तरनाक था कि इसमें जो आइसोसाइनाइड गैस थी वो रिलीज़ हो गई और जिसकी वजह से 3,000 से ज़्यादा लोग मर गए थे। तो ये वाला जो केस हुआ था ये इसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ही थी और इसमें प्रिंसिपल जो डिसीजन था वो जस्टिस भगवती ने लिया था। और ये लाइबिलिटी जो है वो इसमें डिफेंडेंट जो है वो उसको लाइबल समझा जाता है टॉर्ट के लिए, वेदर द सेम इज अनइंटेंशनल एंड विदाउट नेग्लिजेंस। हेयर इज नो एक्सेप्शन, सो इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। इसको एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का केस माना जाता है। अब इसके बाद कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये जो बार बार हो रहा है तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी भी इसका एक एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हम यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस भी डालते हैं। तो ये आपका केस है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का। अब इसमें अगर देखा जाए तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के बीच में एक डिफरेंस आपको कई बार पूछा जाता है, तो आप ये बताएंगे इसमें मेजर 2-3 डिफरेंसेस हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो केस है वो ओल्ड के जो केसेस हैं ये एक पुराना केस समझा जाता है पुराने टाइम पे, और अब जो मॉडर्न टाइम में जो समझा जाता है वो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का केस समझा जाता है। दूसरा जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है उसमें आपको डिफेंसेस मिलते हैं बट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई डिफेंस नहीं है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है वो जो है अराइज होती है नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड की वजह से, और जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है वो पॉइजनस गैस या हैजार्डस एक्टिविटी की वजह से कंसिडर की जाती है। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा।